हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बन जो कि टॉपिक रहने वाला है हमारे 10th क्लास का। इसके अंदर से कहाँ से आज की वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कार्बन के बारे में। कार्बन जो कि एक एलिमेंट है, ठीक है, मेटलिक है या नॉन मेटलिक है, इसके बारे में डिस्कस होगा। फिर कार्बन की वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या फिर गेन करेगा उसके बारे में। शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके बारे में। एंड देन एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूंगा मैं इसको, कोवेलेंट बॉन्डिंग को, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम के अंदर पूछा गया है और यहाँ से बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पूछ लिए जाते हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ से पूछे जाते हैं कि कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। कोई भी आपको कार्बनिक हाइड्रोकार्बन दे दिया जाएगा और उसके अंदर से आपको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पूछा जाएगा। इसके अलावा कार्बन जब शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो इसके स्ट्रक्चर क्या क्या रहेंगे, स्ट्रक्चर किस फॉर्म के अंदर बनाएगा। कार्बन कई बार चेन भी बनाता है, तो चेन बनाने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं। कार्बन जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो शेयर करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं। इन सब बातों को हम डिस्कस करेंगे हमारी आज की वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन क्या है। कार्बन एक नॉन मेटलिक एलिमेंट है जिसके पास कोई भी मेटलिक प्रॉपर्टी नहीं है। एक नॉन मेटलिक एलिमेंट माना गया है इसको। ये नॉन मेटलिक कैटेगरी के अंदर आता है। कार्बन की कुछ फॉर्म है जो मेटलिक प्रॉपर्टी को भी शो करती हैं, बट वो कौन सी फॉर्म है उसको हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर डिस्कस करूँ कार्बन की पोजीशन क्या रहने वाली, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल में अगर मैं कार्बन को देखूं तो कार्बन लगभग ग्रुप नंबर 14 के अंदर मिलता है। ग्रुप नंबर 14, कार्बन का ग्रुप नंबर 14 रहेगा। और कार्बन का जो पीरियड नंबर है वो कितना रहेगा, 2। अब ग्रुप और पीरियड क्या होते हैं। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जो इस तरीके के कॉलम, वर्टिकल कॉलम आपको दिखाई देते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलेंगे। ये सारे के सारे कितने हैं, ग्रुप। और कार्बन यहाँ पे 14 नंबर ग्रुप के अंदर शो किया जाता है। जो आपको हॉरिजॉन्टल कॉलम दिखाई देते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसे यूं वाले, इन हॉरिजॉन्टल कॉलम को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, पीरियड्स। अब यहां से जो कार्बन है इस सेकंड पीरियड के अंदर आता है। मान लो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो कार्बन की पोजीशन यहां होगी, ग्रुप नंबर 14 एंड पीरियड नंबर 2 के अंदर कार्बन की पोजीशन है। और जो सबसे ऊपर भी प्रेजेंट है, जो सबसे ऊपर मतलब इस ग्रुप के अंदर सबसे पहले कार्बन आएगा जो कि पीरियड नंबर 2 के अंदर रहने वाला है, ठीक है। अब आगे देखें, जो कार्बन है, अगर आप यहां तक कर चुके हो, ये चीजें आपको पता है, बेसिक चीजें, तो आप आगे स्किप कर सकते हो इसको। आगे इसके अंदर मैं कोवेलेंट बॉन्ड को बता रहा हूं। अब यहां से देखो, जो कार्बन है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना रहेगा, 6 रहेगा। कार्बन 6th प्लेस के ऊपर आता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक एलिमेंट के अंदर उसका एटॉमिक नंबर माना गया है, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है
जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है कुछ इस तरीके से, इसके डाउन में लिखा जाता है 6। और जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एटॉमिक मास है जिसको A से रिप्रेजेंट किया जाएगा वो यहां पे लिखा जाता है 12। ठीक है, एटॉमिक मास कितना रहने वाला है, कार्बन का 12 रहने वाला है। मीन एटॉमिक मास का मतलब क्या होगा, एटॉमिक मास से मीन होगा कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एक कार्बन के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने रहने वाले हैं, 6 ही प्रोटॉन है प्लस 6 ही न्यूट्रॉन है। ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। इसीलिए जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 12। और दोनों कहां पे मिलते हैं, ये दोनों स्पीसीज कहां पे मिलेंगे, ये दोनों के दोनों मिलेंगे न्यूक्लियस के अंदर, कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर। दोनों चीजें कार्बन के न्यूक्लियस में मिलने वाली। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कार्बन के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे कार्बन के अंदर, 6 रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं 6, और इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा जे थॉमसन ने कहा था। जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल अगर आप पढ़ो 9th क्लास के अंदर जो आपको गिवन है, उसके अंदर बोला गया था कि होल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मीन ये था कि जितना एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखो कितना है, P+, पॉजिटिव चार्ज कितना है 6, और इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। अब रदरफोर्ड ने हमें बताया था, रदरफोर्ड ने हमें ये बताया था कि जो एटम है, ठीक है, एटम है वो अंदर से तो खाली है, और नील्स बोर ने इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के बारे में भी बताया था। अब इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट कैसे होगी, एक कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किस तरीके से अरेंज्ड है, इसकी अरेंजमेंट कैसे करें। अब एक कार्बन की स्पीसीज को मैं अगर इस तरीके से बनाऊं, ये कार्बन का सेंटर मानो, यहां पे कार्बन का ये सेंटर है, कार्बन के बाहर ये पहली वाली जो सेल है ये कितनी है, K सेल है, दूसरी वाली सेल को हम क्या बोलते हैं, L सेल। अब कार्बन की जो K सेल होगी उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मैं एक तरफ लिख लेता हूं इसको, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में K सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 ही आएंगे, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। K सेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन को गेट करने की है, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएंगे। L सेल की जो कैपेसिटी रहने वाली है, L सेल की कैपेसिटी रहेगी 8 इलेक्ट्रॉन की। अब जो बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, 2 तो इसमें आ गए, कितने बच गए, 4। बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अरेंज हो जाएंगे। पहली सेल फिल होने के बाद जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट सेल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अब यहां से हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये K सेल है कार्बन के अंदर, दूसरी सेल कौन सी है, L सेल है, थर्ड तो कोई सेल है ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, पहली में 2 आ जाएंगे, दूसरी में 4 आ जाएंगे। तो यहां पे K सेल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 एंड L सेल के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। अब यहां से हम डिस्कस करेंगे इसकी वैलेंसी को। अब वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सबसेल ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट की आउटर मोस्ट सबसेल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सबसेल ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट आउटर मोस्ट सबसेल। इस आउटर मोस्ट सबसेल के अंदर कितने नंबर इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी बोल देते हैं। वैलेंसी डिपेंड रहती है इन्हीं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, अंदर वाले पे नहीं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आउटर मोस्ट सबसेल के ऊपर वैलेंसी डिपेंड रहेगी। अब जो वैलेंसी है वो हमें क्या बताती है, वैलेंसी हमें बताती है कि जो इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, एक एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन है,
वो कितनी संख्या के अंदर प्रेजेंट है, कितने नंबर के अंदर प्रेजेंट है। अब एक इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है 4 है, तो हम इसकी वैलेंसी को भी कितना बोल देंगे, 4 बोलेंगे। इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको पूरा करने के लिए। अगर इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन होते तो इसकी वैलेंसी को 3 बोला जाता। जैसे कि एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, उसकी वैलेंसी को 3 बोला गया है। एल्यूमिनियम का केस देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। तो एल्यूमिनियम में देखो सबसे पहले के सेल में कितने आ जाएंगे, 2, एल सेल के अंदर कितने आ जाएंगे, 8 आएंगे, 4, 5, 6 और 7, 8, ठीक है। और बची हुई लास्ट सेल देखो 2 और 8 10, बचे हुए 3 लास्ट सेल में आएंगे, 1, 2 एंड 3। इस तरीके से लास्ट सेल के अंदर 3 आ जाएंगे। एल्यूमिनियम का केस कहता है कि जब 1, 2 एंड 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं तो इसकी वैलेंसी 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। बट जब कार्बन का केस आता है, कार्बन का केस आता है, कार्बन के अंदर देखो एक तो इसका न्यूक्लियस बिल्कुल पास है और इसके बाहर फिर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 50% हो गए। अब 50% को लॉस कोई नहीं करना चाहेगा क्योंकि 50% इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं एक एटम के लिए। अब 50% इलेक्ट्रॉन लॉस करना एक एटम को भी नुकसान में डाल देता है। 50% इलेक्ट्रॉन एकदम से ही एटम छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि यहां से देखो अगर ये लॉस करेगा, अगर एक मान लेते हैं हम, वैसे कार्बन इलेक्ट्रॉन को लॉस करता नहीं है, एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, छह इलेक्ट्रॉन और 6 ही क्या है इसके ऊपर, प्रोटॉन है। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है एक एटम के ऊपर, ठीक है। जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है इस एटम के ऊपर। तो यहां से देखो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मैंने जैसा बताया कि इसके ऊपर 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी, इसके ऊपर 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही प्रोटॉन होते हैं। 6 ही इलेक्ट्रॉन, 6 ही प्रोटॉन। जैसे ही ये 3 या 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, देखो इन 4 इलेक्ट्रॉन को ये लॉस करेगा, इन 4 इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस कर दिया, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो कौन सा चार्ज इसके पास बच गया, कौन सी चार्ज स्पीसीज इसके पास बढ़ गई, प्लस वाली चार्ज स्पीसीज इसके पास बढ़ गई। तो कार्बन कौन सा नेचर शो कर देगा, C4+ का नेचर शो कर देगा, C4+ का नेचर ये शो करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक कटायन, ठीक है। अब अगर दूसरा केस आ जाए, अगर कार्बन ऐसा ना करके क्योंकि इसके पास बाहर 4 की कमी है, या तो ये 4 को लॉस कर सकता है। जब ये लॉस करता है तो हमने देखा कि ये क्या बनाता है, 4 पॉजिटिव बनाता है। अगर ये गेन करता है, अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है, देन इसके पास इसको बैलेंस करने के लिए 4 प्रोटॉन तो है ही नहीं, अदर 4 प्रोटॉन तो है ही नहीं इसके पास बैलेंस करने के लिए। उस केस के अंदर क्या होगा, उस केस के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या बनाएगा, C4 नेगेटिव। यस, अब मुझे लगता है आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो 4 पॉजिटिव बनाएगा, कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा देन 4 नेगेटिव बनाएगा, अनायन बोलते हैं जिसको। क्लियर, ये चीज क्लियर। अब देखो इसके अंदर से जो कार्बन है वो ना तो लॉस करता है ना गेन करता है। कार्बन के पास एक थर्ड प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मान लो आपके पास एक बुक है, ठीक है, एक बुक है और आपको भी उस बुक की नीड है और आपके दोस्त को भी उस बुक की नीड है, ठीक है। आप चाह के भी उस बुक को अपने दोस्त को नहीं दे सकते, तो आप क्या कर सकते हो, उस बुक को इकट्ठे बैठ के यूं पढ़ सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं।
मतलब आप चाह के भी बुक को क्या नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते या इसको दे नहीं सकते रखने के लिए, और इसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि ये बुक को खरीद पाए, तो आप क्या कर लेते हो, शेयर से भी तो काम चल सकता है। ठीक है, समझ में आया? यस मास्टर, ये तो आ गया समझ में। अब यहां से देखो, जो कार्बन है, कार्बन के बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के सेल के अंदर, एल सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, ठीक है, एल सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। जो एल सेल वाले 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन सिर्फ इन्हीं को शेयर करेगा, कार्बन इन्हीं इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड का मतलब होता है कि दूसरे एलिमेंट्स को अपने साथ बांध लेगा, ठीक है, जो अदर एलिमेंट्स होंगे उनको अपने साथ बांध लेगा। अदर एलिमेंट्स कौन से हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है। जैसे कार्बन ज्यादातर हाइड्रोजन को अपने साथ बांधता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, बोल देते हैं। जो कार्बन है अपने नेचर को शो करते हुए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है, जो कि बहुत सारे चेन कंपाउंड या फिर नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन के रिंग कंपाउंड बहुत सारे देखने को मिलते हैं। वो किस किस के कारण होते हैं? कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाता है? इसके पीछे एक रीजन है। कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है तो इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है जो वर्सेटाइल नेचर को शो करता है, और वर्सेटाइल नेचर क्या होता है? वर्सेटाइल नेचर क्या होता है? आओ इसको समझते हैं। वर्सेटाइल नेचर में कार्बन के पास हमें 2 प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। अब ये 2 प्रॉपर्टी क्या होंगी? पहली प्रॉपर्टी होगी कटायनेशन, दूसरी प्रॉपर्टी होगी टेट्रावैलेंसी। ठीक है, अब ये कटायनेशन क्या होगी? कटायनेशन क्या होती है? कटायनेशन कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी है, कार्बन प्रॉपर्टी इन विच कार्बन एटम form a chain। जो कार्बन एटम है वो क्या चीज फॉर्म करेगा? एक चेन को फॉर्म कर लेगा। मतलब कार्बन के साथ कार्बन अरेंज होते चले जाएंगे, यूं कार्बन की एक चेन बनती चली जाएगी। जो कार्बन की चेन बनाने की प्रॉपर्टी है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं? कटायनेशन प्रॉपर्टी बोल देते हैं। मतलब कार्बन दूसरे एलिमेंट को, एक तो कार्बन इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करता है जिसके बाहर 4 हाइड्रोजन लग जाते हैं, कोई दूसरा कार्बन नहीं लगता। इस प्रॉपर्टी को हम कटायनेशन का नाम बोल देते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट को ना लेके अपने साथ दूसरे कार्बन को अरेंज कर ले, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं? कटायनेशन प्रॉपर्टी बोल देते हैं। दिस कटायनेशन प्रॉपर्टी लीड टू अ नंबर ऑफ चेन ऑफ कार्बन। बताओ ये समझ में आया? यस। अब इसके अंदर देखो, यहां से जो कार्बन है हमने उसकी कटायनेशन प्रॉपर्टी तो पढ़ ली, कार्बन के साथ दूसरे कार्बन का अरेंज करना, तीसरे कार्बन का, फोर्थ कार्बन का। कार्बन के साथ जब कार्बन अरेंज होते जाएंगे तो एक लंबी चेन बनती जाएगी। कार्बन के साथ कार्बन अरेंज होते जाएंगे तो एक लंबी चेन बनती चली जाएगी, और इस लंबी चेन बनने की प्रॉपर्टी को हमने बोल दिया कटायनेशन प्रॉपर्टी। बट कटायनेशन प्रॉपर्टी के आगे क्या? कटायनेशन प्रॉपर्टी के आगे मैं बात करूं तो टेट्रावैलेंसी एक नेचर और आ जाता है कार्बन का। पहला नेचर जो कि कटायनेशन है, इसके कारण भी कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं हमें नेचर के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी कार्बन की है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होगी? जो कार्बन है, कार्बन अपने बाहर 4 इलेक्ट्रॉन को कैरी करके रखता है। पहले अंदर वाले 2, ठीक है, के सेल के अंदर 2 और बाहर वाले सेल के अंदर 4, जो कि हमने पढ़ा के सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है,
2 और 4 दोनों मिलके 6 होते हैं, जो कि कार्बन का एटॉमिक नंबर बनता है। और यहां से देखो L में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और 4 वैलेंसी शो करने के नेचर को, जो कार्बन है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं कार्बन के, और कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर होने का रीजन है कि कौन सी वैलेंसी शो करेगा, टेट्रा वैलेंसी को शो करेगा, टेट्रा वैलेंसी को शो करेगा। टेट्रा वैलेंसी शो करता है, टेट्रा वैलेंसी शो करने के कारण ये 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इट फॉर्म 4 डिफरेंट बॉन्ड विद डिफरेंट एटम, डिफरेंट बॉन्ड विद डिफरेंट एटम्स, 4 अलग अलग बॉन्ड बना लेगा 4 एटम के साथ। और कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। तो ये 2 रीजन रहने वाले हैं कार्बन के, मेन ये 2 रीजन रहने वाले हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है तो सबसे पहले आपने ये 2 रीजन तो जरूर बताने हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन नाम से क्वेश्चन आ जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वाई कार्बन एटम फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन के ही लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हमें क्यों देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो भी यही आपने लिखना होता है, ठीक है। कौन सा पहला आपने लिखना है, कटाइनेशन, दूसरा आपने लिखना है टेट्रावैलेंसी। कटाइनेशन और टेट्रावैलेंसी क्या होता है, उम्मीद करता हूं कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला मैंने बताया कि जो चेन है कार्बन के साथ कार्बन का अरेंज करना, उसको तो हम क्या बोलते हैं, कटाइनेशन, और कार्बन की 4 वैलेंसी को शो करना, उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी बोलते हैं, जिसमें कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट एटम के साथ शेयर कर सकता है। इसके अलावा देखो 2 और हैं जो मैं आपको बता देता हूं यहां से। बाकी अगर सीबीएसई के अंदर आपसे पूछा जाए तो आप कटाइनेशन और टेट्रावैलेंसी का जिक्र कर देते हो तो बहुत है उसके अंदर, बट फिर भी तीसरी प्रॉपर्टी है स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। कार्बन के स्मॉल साइज के कारण, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसलिए कार्बन का साइज भी स्मॉल है। पहला सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, देन आता है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होने के कारण ही इसका स्मॉल साइज है, ठीक है। स्मॉल साइज से ये क्या करेगा, बहुत सारे एलिमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस नियर है इसकी सेकेंड सबसेल के, ठीक है। न्यूक्लियस इसका नियर है सेकेंड सबसेल के, तो स्मॉल साइज के कारण भी ये बहुत सारे एलिमेंट्स को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, स्मॉल साइज। और इसके अलावा इट फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड को फॉर्म करता है तो इस प्रॉपर्टी के कारण भी हमें कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन इज फॉर्म्ड ड्यू टू फॉर्मिंग सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन नेचर, ठीक है। सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब भी कार्बन फॉर्म करेगा, देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बनेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बनेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा। क्लियर, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी बनेगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बनेगा, और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बनेगा। तो कार्बन के इस नेचर को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग बाय कार्बन, कार्बन का ये नेचर मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग नेचर कहलाएगा। और इसी नेचर के कारण भी कार्बन के नंबर ऑफ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं हमें नेचर के अंदर। अब यहां से देखो, यहां से अगर मैं बात करूं आगे, तो सबसे पहले जब कार्बन के नंबर ऑफ कंपाउंड देखने को मिले थे, नंबर ऑफ कंपाउंड जो कार्बन के हमें देखने को मिले थे, क्यों देखने को मिले थे, इसका भी रीजन है। अच्छा, रीजन क्या होगा, क्योंकि कार्बन क्या करता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। अभी बताया था ना, भूल तो नहीं गए कहीं। देखो अब इसके अंदर यहां से शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कार्बन क्या करेगा, जो 4 इलेक्ट्रॉन है इन चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा,
इस हाइड्रोजन के साथ। अब देखो सबसे पहले समझो इसको, कार्बन के बाहर L सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास K सेल होती है, हाइड्रोजन के पास कौन सी सेल होती है? K, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को इसके पास लेके आएगा, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन को, 4 डिफरेंट हाइड्रोजन इसके पास आ गए। तो हाइड्रोजन क्या करते हैं? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करते हैं। हाइड्रोजन क्या करता है? सबसे पहले अपने 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करता है, बट बदले में जो कार्बन है इनसे इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा के अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर लेता है, जिसके फलस्वरूप हमें क्या देखने को मिलता है? CH4। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या आएगा? CH4, जो कि मीथेन। देखो यहाँ पे मीथेन बन गए। बट इस केस को अगर हम कुछ ऐसे देखें कि कार्बन ने यहां हाइड्रोजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? शेयर किया। कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को क्या किया? शेयर किया। जो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। 2 इलेक्ट्रॉन को एक ग्रुप में बोलें तो क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां से देखो एक नई टर्म आपके सामने आएगी। जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो, 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर करने को हम बोलते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एलिमेंट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब कोई एलिमेंट शेयर करे तो वहां पे एक बॉन्ड बन जाता है और उस बॉन्ड का नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम होगा उसका? कोवेलेंट बॉन्ड नाम होगा। बताओ, अ बॉन्ड क्रिएटेड बाय टू शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एलिमेंट। जब एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं। क्या बोला जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाएगा। जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये सिंगल भी होगा, डबल भी होगा, ट्रिपल भी होगा। जरूरी नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड कार्बनिक कंपाउंड के बीच में हो। आपको 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया है हाइड्रोजन का। सबसे पहला एग्जाम्पल हाइड्रोजन का दिया गया है। जो हाइड्रोजन है मैंने अभी बताया, हाइड्रोजन के बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 हाइड्रोजन आपस में पास आते हैं। 2 हाइड्रोजन पास आएंगे तो पहला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा, दूसरा हाइड्रोजन अपने। ये क्या करेगा? इसको कवर अप करेगा, और दूसरा क्या करेगा? इसको कवर अप करेगा। दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो गई। एक बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड का नाम क्या रख दिया गया? कोवेलेंट बॉन्ड नाम रख दिया गया है। और हाइड्रोजन H2 बना लेगा। इसीलिए हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म के अंदर मिलता है, क्योंकि इसके अंदर H2 मतलब 2 हाइड्रोजन एक साथ रहते हैं। हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट एक साथ रहेंगे, ग्रुप के अंदर रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दूसरी तरफ देखो, ऑक्सीजन की बात कर ली जाए। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होगा? 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दो। इलेक्ट्रॉनिक, देखो इन्हीं को बांटना है आपने, इन्हीं को बांटना है। पहली में 2 आ जाएंगे, दूसरी में बचे हुए आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो K के अंदर कितने आएंगे? 2। L के अंदर कितने आएंगे? 6। ये आपको पता लग गया। 6 और 2 8, ये एटॉमिक नंबर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से एटॉमिक नंबर इसका बन चुका है और हमें इसकी वैलेंसी पता करनी है। वैलेंसी मतलब बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो लगभग इसकी वैलेंसी कितनी रहने वाली? इसको कितने इलेक्ट्रॉन की डिमांड और है? इस ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की डिमांड और है पूरे 8 करने के लिए? तो कितने चाहिए? 2 और चाहिए। यस मास्टर, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास डिमांड रहने वाली है। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। कैसे करेगा? देखते हैं कुछ ऐसे। यहां पे देखो, मैंने एक ऑक्सीजन को इधर रखा तो ये अपने जैसे एक ऑक्सीजन को ही और बुलाएगा। अपने जैसे ऑक्सीजन को और बुलाएगा तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन, देखो इसके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही बना रहा हूं मैं। 4 अपने इस तरफ रख लिए और 2 शेयरिंग के लिए आगे रख दिए, क्योंकि उसको 2 की नीड है। अब इसने भी क्या किया? 2 को इधर रख दिया और अपने 4 अपने पास ही रख लिए। तो ये क्या करता है? इस तरीके से अपने ऊपर से शेयरिंग करते हुए एक सर्कल बनाएगा। सर्कल के अंदर इसके देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 2 इस वाले हैं, 2 ऑक्सीजन ए के हैं और 2 ऑक्सीजन 4 और 2 6 ऑक्सीजन बी के हैं। दूसरी तरफ से जब ऑक्सीजन ए अपना घेरा बनाएगा तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा।
कितने इलेक्ट्रॉन पूरे किए इसने? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे किए। यहां से ये इस ऑक्सीजन ने और इस ऑक्सीजन ने दोनों ने अपने 8 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हैं जो पूरे कर लिए। जब आपने ये देखा कि इसने भी 2 शेयर किए, इसने भी 2 शेयर किए, मतलब एक पेयर यहां पे शेयर हो गया, एक पेयर यहां पे शेयर हो गया। एक पेयर 2 बार शेयर हुआ, एक पेयर 2 बार शेयर हुआ, मतलब कितने पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। और 1 पेयर के बीच में कितना बॉन्ड बनता है? एक कोवेलेंट बॉन्ड। 2 पेयर के बीच में कितना कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे? 2 कोवेलेंट बॉन्ड। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे? 2 कोवेलेंट बॉन्ड इसके बीच में बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? कुछ इस तरीके से बनेंगे। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म के अंदर मिलता है? हमेशा O2 की फॉर्म के अंदर मिलता है। अब आपको ये पता लग गया होगा कि ऑक्सीजन के बीच के अंदर कितने बॉन्ड होते हैं? डबल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। अब यहां से देखो, अब यहां से देखो, अगर मैं नाइट्रोजन की बात कर लूं, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का, एटॉमिक नंबर होता है 7 मास्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 2, 5। यस सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही रहने वाला है, 2 और 5 रहेगा सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां से देखो, 2 कौन सी सेल की बात हो रही है? K की। 5 कौन सी सेल की बात हो रही है? L की। कितने की डिमांड है इसको? L के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन की डिमांड है? तो आप बोलोगे कि 3 की डिमांड है सर, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन की डिमांड है? 3 इलेक्ट्रॉन की इसको डिमांड है, 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो मतलब ये शेयरिंग कितने की करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा सर। अब ये तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो दोनों तरफ देखो मैंने नाइट्रोजन रखे, नाइट्रोजन अपने जैसे नाइट्रोजन को और बुलाएगा, उसके साथ ही 3 की शेयरिंग करेगा। अब यहां से देखो, 3 इलेक्ट्रॉन जो इस नाइट्रोजन के मैंने शेयरिंग करने के लिए बाहर रख दिए, क्योंकि मैं बस सिर्फ बाहर वाले लिख रहा हूं भाई, के वाले नहीं लिख रहा हूं। इस किसी के अंदर भी मैं के वाले नहीं लिख रहा हूं, यहां से सिर्फ मैं बाहर वाले लिख रहा हूं। अब इसके अंदर देखो, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन ये हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ये रहे। तो ये क्या करेंगे? पूरा का पूरा यूं सर्कल बनाएंगे, पूरा का पूरा इस तरीके से दोनों तरफ अपना सर्कल बनाएंगे। तो अब मेरे को आप ये बताओ कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? वेरी गुड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, ठीक है। कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने? 3 कोवेलेंट बॉन्ड इसके बीच में बन चुके हैं। सही आंसर दिया आपने। अब यहां से देखो, 3 कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 क्यों बने? क्योंकि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर हुए। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होने पे 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं। पेयर मतलब अ ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्रुप मतलब ग्रुप में कितने आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एक ग्रुप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं? 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। अब ये बात आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो 1 कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे? कितने बनेंगे? 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। वेरी गुड। अब यहां से देखने वाली बात यह है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है, सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बनता है, सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बनता है। अब आपसे ये चीज पूछ ली जाएगी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है? CO2 कुछ इस तरीके की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में हम बीच में किसको रख सकते हैं? देखो ऑक्सीजन कितने? 2। ऑक्सीजन को रखो दोनों तरफ, बीच में कौन आ जाएगा? कार्बन आ जाएगा। बीच में कौन आएगा? कार्बन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कौन सी सेल में होते हैं? L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? L सेल में 6। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2। तो सबसे पहले यही याद रखो कि ऑक्सीजन को चाहिए कितने? 2। तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दो,
इस ऑक्सीजन को भी कितने चाहिए, 2 ही चाहिए। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दो। ऑक्सीजन के देखो मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ रख दिए हैं, तो कार्बन ने अपने कितने पूरे कर लिए, 8 पूरे कर लिए। कार्बन ने कितने पूरे किए, 8 पूरे कर लिए। क्लियर। अब यहां से देखो, यहां से देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 इधर हैं, बचे हुए 4 इसके खुद के पास होंगे, बचे हुए 4 इसके खुद के पास होंगे। यहां से 1 2 3 एंड 4। अब ऑक्सीजन भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन 8 के 8 पूरे करेगा। 8 कार्बन के पास हैं, 8 ही इस वाली ऑक्सीजन के पास हैं, 8 ही इस वाली ऑक्सीजन के पास हैं। यहां पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने, यहां पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड बने, ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाए, यस मास्टर। इसने भी 2 बॉन्ड बनाए, यस मास्टर। ये देखो CO2 कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ठीक है, ऐसा ही आपने शो करना है, ऐसा ही आपने शो करना है किसके अंदर, S8 सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जाता है। S8 S किस फॉर्म के अंदर होते हैं, एक रिंग की फॉर्म के अंदर होते हैं, तो आपने रिंग फॉर्म या चेयर फॉर्म दोनों दिखा देनी है यहाँ। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो यहां से आपको एक चीज और समझनी है कि जो कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड नेचर के अंदर ही मिलते हैं, कार्बनिक कंपाउंड नेचर में ही मिलते हैं। ठीक है, नेचर में ही फाउंड होते हैं। ठीक है, फाउंड इन नेचर, नेचुरली ही फाउंड होते हैं, इनको आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता। ऐसा साइंटिस्ट का मानना था कि जो कार्बनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन्स है, ये कार्बोहाइड्रेट है। देखो कार्बनिक कंपाउंड को क्या बोला जाता है, कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है तो उनको क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स ये नेचर के अंदर ही मिलते हैं, ऐसा मानना था। कहां पे मिलते हैं, नेचर के अंदर ही मिलते हैं, ऐसा माना जाता था, ऐसी बात की जाती। और लगभग ये बात है 1828 से पहले की, 1828 से पहले की। ठीक है, उस टाइम तक किसी को ये नहीं पता था कि जो कार्बनिक कंपाउंड है उनको हम वाइटल फोर्स से भी बना सकते हैं। अब मैंने एक न्यू नाम आपके आगे लिया है, वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स इसका क्या मीन होता है, इसका मीन होता है कि जो कार्बनिक कंपाउंड है, क्या उनको लैब के अंदर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, फॉर्म्ड इन लैब। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन लैब, इसको हम बोलते हैं वाइटल फोर्स। और इस वाइटल फोर्स को एक्सप्लेन किया था एक ही साइंटिस्ट ने, फ्रेडरिक वोहलर। ठीक है, फ्रेडरिक एफ वोहलर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। 1828 एफ वोहलर ने 1828 में हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो बना हुआ मिथ था, उस मिथ को तोड़ दिया था। मिथ क्या था कि जो कार्बनिक कंपाउंड है सिर्फ नेचर में ही पाए जाते हैं, उनको आर्टिफिशियली तैयार नहीं किया जाएगा। बट जो फ्रेडरिक वोहलर थे, उन्होंने 1828 के अंदर वाइटल फोर्स को एक्सप्लेन कर दिया। वाइटल फोर्स मीन कार्बन कंपाउंड को आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर प्रिपेयर कर दिया, नेचुरली नहीं, आर्टिफिशियल मीडियम में। और जो 2 कार्बनिक कंपाउंड उन्होंने बनाए, एक तो बनाया यूरिया, ठीक है, और एक बनाया अमोनिया। ठीक है, वाइटल फोर्स के थ्रू उन्होंने जो कार्बनिक कंपाउंड बनाया, उन्होंने कार्बनिक कंपाउंड बनाया यूरिया। ठीक है, किससे बनाया, अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट से उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इस चीज को यह प्रूव कर दिया कि जो कार्बनिक कंपाउंड है उनको भी हम वाइटल फोर्स से क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नेचर के अंदर वो नेचुरली ही अक्कर हो, वाइटल फोर्स से भी उनको बनाया जा सकता है। तो ये फ्रेडरिक वोहलर का रोल था थोड़ा सा, जो मैंने आपको बता दिया। अब यहां से देखो, जो कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड हमारे सामने
जो प्रेजेंट हैं, हमने देखा कि कार्बन एक कटाइनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है जिसके कारण हमें बॉन्ड नजर आते हैं या एक रिंग नजर आती है। अब जो कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है, अगर चेन के अंदर, कार्बनिक कंपाउंड एक चेन के अंदर है, अगर चेन के अंदर सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो, वन हो या मोर हो, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड हो, वन हो और मोर हो, तो ऐसे कार्बनिक कंपाउंड को एक टर्म दी जाती है, उस टर्म का नाम है एल्कीन। क्या बोला जाता है उनको? एल्कीन। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी, अगर कार्बनिक कंपाउंड डबल बॉन्ड को शो कर रहे हैं, अगर कार्बनिक कंपाउंड डबल बॉन्ड को शो कर रहे हैं, ठीक है, वो वन हो एक चेन के अंदर और मोर हो सकता है एक हो चेन के अंदर और एक से ज्यादा हो, तो इसको टर्म दी गई एल्कीन। एल्कीन, इसका नाम रख दिया गया एल्कीन। ठीक है, और थर्ड बोला गया कि जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं कार्बनिक कंपाउंड के अंदर, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ये ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है वन हो और मोर हो, ट्रिपल बॉन्ड भी ऐसा नेचर शो कर सकता है। तो इसको भी एक टर्म दे दी गई, इसको टर्म दे दी गई एल्काइन टर्म दे दी गई, एल्काइन टर्म दे दी गई। अब यहां से एक बात हमारे समझ में ये आ रही है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो उस वाली फैमिली को हम एल्केन बोलेंगे, जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो वहां पे एल्कीन फैमिली नाम दिया जाएगा, जब कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा तो उस फैमिली को हम एल्काइन बोल देंगे। अब ये बात हमारे दिमाग के अंदर फिट बैठ चुकी है कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो उसको एल्केन बोल दिया जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख जाए तो उसको एल्कीन बोल दिया जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो उसको एल्काइन बोल दिया जाएगा। अब इस कार्बनिक फैमिली है, जो कार्बनिक फैमिली है 1 से 10 तक, 1 to 10, ठीक है, 1 से 10 तक इनको देखें, नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड होता है नाम, नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर इनका नाम डिपेंड होता है। कैसे? अगर किसी चेन के अंदर एक ही कार्बन है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिथ। अगर किसी चेन के अंदर 2 कार्बन है तो उसको हम इथ बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी चेन के अंदर 3 कार्बन है, अगर किसी चेन के अंदर 3 कार्बन है, मान लो कुछ इस तरीके से है, कार्बन सिंगल है और चारों तरफ हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, कार्बन सिंगल है और चारों तरफ यूं हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पहला क्या बोलेंगे इसको? मिथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन, मिथेन। दूसरा, कार्बन और कार्बन है ऐसे यूं इस तरीके से पूरे के ऊपर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन को मैंने क्या बोला था? इथ बोला था, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, इथ एन, ठीक है, इथेन। ऐसे ही 3 वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोप। 4 वाले को क्या बोलेंगे? ब्यूट। 5 वाले को क्या बोलेंगे? पेंट बोलेंगे। और 6 वाले को क्या बोलेंगे? हेक्स। 7 को हेप्ट, ठीक है, 8 को ऑक्ट और 9 को नेप्ट, ठीक है, और 10 को डेक। इस तरीके से जो कार्बनिक कंपाउंड हैं उनका नेमिंग की गई है। कार्बनिक कंपाउंड नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि उनको नेम क्या दिया जाना है। अब यहां से सबसे पहले मैं एल्केन फैमिली को देखूं, एल्केन फैमिली को, अगर सबसे पहले एल्केन फैमिली की बात करें, एल्केन फैमिली के अंदर अगर मैं यहां पे यूं 4 कार्बन लिख देता हूं, 4 कार्बन लिख देता हूं और सबके ऊपर हाइड्रोजन लगा देता हूं, ये सबके ऊपर हाइड्रोजन अरेंज है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4। टेबल से देखेंगे क्या नाम आएगा? ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। सबके बीच में कितने बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। हमने ऊपर नीचे वाले नहीं देखने, कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड देखना है। इन 2 कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल। इन 2 कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल। इन 2 कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल। ये लो, सिंगल बॉन्ड है तो कौन सी फैमिली है? एल्केन, ठीक है। यहां पे मैं ब्यूट तो लिखूंगा, एल्केन का एन इसके पीछे लग जाएगा, एन, ब्यूटेन। क्या नाम पड़ गया इसका? ब्यूटेन, ठीक है। यहां से देखो 1 2 3 4 एंड 5, ये लो मैंने 5 बना दिए, 1 2 3, और इस तरीके से मैंने इनके सबके ऊपर क्या अरेंज कर दिए? हाइड्रोजन अरेंज कर दिए, ये लो।
हाइड्रोजन सबके ऊपर अरेंज हो चुका है। अब यहां से देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, किसकी साउंड आने वाली है? एन की साउंड तो आएगी जी, आएगी। यस मास्टर, एन की साउंड तो आएगी लास्ट में। अब यहां से देखो जो 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या बोला गया? पेंट बोला गया। क्या बोला गया? पेंट एन, पेंटेन। क्या नाम पड़ गया इसका? पेंटेन। ठीक है, ये तो बड़ा आसान है जी। अब देखो एल्कीन फैमिली में क्या होगा? एल्कीन फैमिली में ईन की साउंड आएगी। किस तरीके से आएगी? जब मैं यहां पे बॉन्ड बनाता हूं कुछ इस तरीके से, कार्बन और कार्बन के मैंने बॉन्ड बनाए, इसके ऊपर 4 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि इसके 4 बॉन्ड होना जरूरी है। कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन होता है, टेट्रावैलेंसी को शो करता है, और ये चेन बनाता है तो कटाइनेशन प्रॉपर्टी की बात आ जाती है। अब यहां से इसके कितने हैं? 1 2 3 और एक और चाहिए 4। 1 2 3 एक और चाहिए इसको 4। 1 2 3 एंड 4, ये लो। अब इसके अंदर देखो 1 2 3 4 कितने हैं? 4 तो इसके अंदर कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं। C4H8 है कुछ, मतलब 4 का डबल है, C4H8 है। तो मतलब यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? कार्बन और कार्बन के बीच में यहां पे सिंगल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब यहां पे कुछ कहानी बदलेगी। हमने ये पढ़ा था कि डबल बॉन्ड सिंगल हो या मल्टीपल टाइम हो। अब डबल बॉन्ड एक ही बार आया चेन के अंदर, तो साउंड तो आएगी ही ईन की, पक्का आएगी। ठीक है, अब यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, हम अब सिंगल बॉन्ड को भूल जाएंगे और किसको याद रखेंगे? डबल बॉन्ड को याद रखेंगे। डबल बॉन्ड को याद रखेंगे तो हमें पता है 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? 4 कार्बन को समझ में आ जाएगी। इसको हम क्या बोल सकते हैं? कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। ठीक है, तो ब्यूट, ब्यूट तो नाम है इसका क्योंकि 4 कार्बन है। ब्यूट नाम के साथ साथ यहां से आपको दो कोवेलेंट बॉन्ड और दिखाई दे रहे होंगे। 2 कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, तो ईन, किसकी साउंड आएगी? ईन। ये क्या बन गया? ब्यूट ईन बन गया। ठीक है, ऐसे ही देखो इसका नाम भी पड़ेगा कुछ। यहां पे मैंने इसको 2 बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिए, 2 बॉन्ड रिप्रेजेंट कर दिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट में किसकी साउंड आएगी? ईन की साउंड आएगी। यस मास्टर, यहां से देखो 1 2 3 1 2 एंड 3। ठीक है, 4 इसके बॉन्ड हो गए। 1 2 3 एंड एक हाइड्रोजन यहां पे लगेगा। 1 2 3 एंड 4, ये लो। 1 2 3 कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है। 3 कार्बन एंड हाइड्रोजन 6। ये डबल वाली कंडीशन दिख रही है, मतलब इसका डबल हो रहा है सीधा यहां पे। 3 का डबल हो रहा है, तो कौन सी फैमिली है? ईन फैमिली है। ईन फैमिली है। ईन फैमिली है तो यहां से 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं जी? 3 कार्बन को बोलते हैं सर प्रोप। क्या बोलते हैं? प्रोप। ठीक है, डबल बॉन्ड है बीच में तो क्या आ जाएगा? ईन, प्रोप ईन। इस तरीके से आप इनका नाम दे सकते हो। अब आगे देखो, मिटा रहा हूं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या नोट कर लो। एल्काइन फैमिली की बात कर लेते हैं। एल्काइन फैमिली मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए। जहां पे आपको कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखे, वहां पे किसकी साउंड आनी है? आयन की साउंड आएगी। ठीक है, किसकी साउंड आएगी? आयन की साउंड आएगी ही आएगी। ठीक है, और जब डबल बॉन्ड की बात की थी वहां पे किसकी साउंड थी? वहां पे ईन की साउंड थी। सिंगल बॉन्ड की बात की थी वहां पे किसकी साउंड थी? वहां पे एन की साउंड थी। ये चीज हमने अभी नोट की। अब देखो यहां पे जो थर्ड है, मैं अगर यूं कार्बन बना लूं, ठीक है, अब देखो इस तरीके से इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड एक बार आ गया तो काफी है, बहुत है। ठीक है, यहां से देखो कार्बन का 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड एंड 4 बॉन्ड। 4 होना जरूरी है। 1 2 3 4, इसके 4 पूरे हैं। 1 2 3 एंड 4, इसके भी 4 पूरे हैं। 1 2 3, इसके भी 4 पूरे मैंने कर दिए। तो यहां पे क्या आएगा? C4 एंड H6, C4 एंड H6। ठीक है, इसके डबल से 2 कम, 4 के डबल से 2 कम हाइड्रोजन है। 4 के डबल से 2 कम हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब यहां पे कौन है? 4 कार्बन है। कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है तो क्या बोला गया था? ब्यूट। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूट आइन। ये लो, क्या बन जाएगा? ब्यूट आइन। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। सबके ऊपर हाइड्रोजन भी लगाएंगे। इसके ऊपर 3 लगेंगे, इसके ऊपर 2 लगेंगे,
क्योंकि 1 2 3 4, इसके ऊपर एक भी नहीं लगेगा, इसके ऊपर भी एक भी नहीं लगेगा, इसके ऊपर 2 लगेंगे और इसके ऊपर 3 लगेंगे। कितने हैं? 6। कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। 6 के डबल से 2 कम, 6 के डबल से 2 कम हाइड्रोजन है। तो कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है बीच में, ट्रिपल बॉन्ड है। 6 को क्या बोला था हमने? हेक्स। क्या बोला था? हेक्स। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब क्या हो जाएगा? आयन, हेक्साइन। क्या नाम पड़ जाएगा इसका? हेक्साइन। ठीक है, इसी तरीके से हम नाम देंगे हर एक कंपाउंड्स के। तो मैं यहां पे कुछ एक कंपाउंड्स के नाम लिख रहा हूं जो आप दे सकते हो। पहला, देखते हैं टॉपिक को आपने कितने अच्छे तरीके से समझा है। तो उसके लिए मैं आपको 4 कंपाउंड दे रहा हूं जिनके आपको नेमिंग करनी है। सबसे पहला इनकी नेमिंग करो। देखो अगर आपने नेमिंग कर दी है, सबसे पहले मैच करेंगे। 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है? 6, मतलब किसकी साउंड आएगी? हेक्स की। ठीक है, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या नाम पड़ जाएगा इसका? हेक्सेन। यहां पे देखो 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब आइन, प्रोप आइन पड़ जाएगा इसका नाम। 2 कार्बन है, 2 कार्बन मतलब इथ। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो इथइन। ठीक है, यहां से देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन है तो मतलब पेंट। ठीक है, 5 कार्बन है तो मतलब पेंट। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो मतलब आयन। इस तरीके से इन सब के नाम दोगे जो कि बड़े ही आसान है, जो बड़े ही आसान है। सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट समझना है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, देन इन फैमिली, कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, देन इन फैमिली, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, देन आइन फैमिली, आप इसको बोल सकते हो। अगर आप इस चीज को निकालना सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके अंदर देखो यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि इनके बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। देन आप इनको काउंट करके लिखोगे, इनको यूं काउंट करोगे सब कोवेलेंट बॉन्ड को, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके प्रोपाइन के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है? 8 कोवेलेंट बॉन्ड है। इसके लिए एक ट्रिक भी रहने वाली है जो बड़ी ही मजेदार ट्रिक है, जो मैं आपको हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सिखाऊंगा। नहीं तो ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें जिसके अंदर हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड कोवेलेंट बॉन्ड की ट्रिक को सीखने वाले हैं।